सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का आज की सुपर 20 क्वेश्चन सीरीज में, जिसका टॉपिक रहने वाला है संविधान की विशेषताएं। और ये वो 20 प्रश्न होने वाले हैं जो या तो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके आने की संभावना प्रत्येक एग्जाम में बनती है। तो इस 15 से 20 मिनट में हम अपने ये 20 प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं और ये प्रश्न आपको याद भी होने वाले हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो पहले शुरू करते हैं अपने आज का ये वीडियो। और वीडियो में अपना जो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने प्रश्नों के उत्तर करेंगे और जहाँ पे व्याख्या करने की आवश्यकता होगी वो व्याख्या भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और प्रश्न बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। देखो पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे। सूची 1, संवैधानिक प्रावधान को सूची 2 स्रोत यानी संविधान देश के से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं भाई आपके एग्जाम में, आजकल तो ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। अब ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा आपको सर ऐसे लिख रहा होगा, सर इजी कैटेगरी का। आगे चलना देखो आप लोग, तो समवर्ती सूची है वो अपने संविधान में 7वीं अनुसूची में है भाई। कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची है ना, उसमें है। और ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये प्रावधान आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो चलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये भाग 4 में तो है, और अपने पास कहाँ भाग 4 में, और 36 अनुच्छेद 36 से 51 में है भाई, बैठे हैं अपने संविधान में। तो नीति निर्देशक तत्व है वो आपके पास आयरलैंड से लिए गए हैं। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये अपने पास क्या है, अनुच्छेद कौन से में है भाई? ये अनुच्छेद 368 में है। और ये अपने पास है कहाँ से लिया गया है भाई? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसके बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ, फ्रांस से लिया गया है। अनुच्छेद कौन सा है इसका? इसका अनुच्छेद आपके पास 127 होता है। लेकिन अगर अपन बात करें तदर्थ न्यायाधीश, क्या होते हैं सर तदर्थ न्यायाधीश? ये मान के चलो हमें एक बेंच बिठानी है न्यायाधीशों की, है ना, और उसमें 7 न्यायाधीश चाहिए और 7 न्यायाधीश नहीं उपलब्ध हो तो फिर अपने पास जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो अपने राष्ट्रपति की सलाह से और उस राज्य की जो अपने पास उच्च न्यायालय है ना, उसके मुख्य न्यायाधीश को अपने इसमें शामिल कर सकता है, वो तदर्थ न्यायाधीश होता है ना। ये ध्यान में रखना, एडहोक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एडहोक। अब ये अपने पास इसका मुख्य, अपने पास अगर कहते हैं ये मूल रूप से, अगर मूल रूप से देखें तो ये अपने पास 1935 का जो अधिनियम है ना, 1935 का जो अधिनियम था उससे लिया गया है वास्तव में तो। लेकिन अपने इस फ्रांस की जो व्यवस्था है ना, वो इसी प्रकार से है कि वहाँ पे भी अपने ऐसे ही न्यायाधीशों की क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं, एडॉप्ट की। इसीलिए ये प्रश्न आपका बहुत ही शानदार तरीके से बनता है, तदर्थ न्यायाधीश। ये सारी बातें अब समझ में आ गई होगी, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे भाई। चलिए, भारत में संघात्मक ढांचा अपनाया गया है, लेकिन संकट काल या विशेष परिस्थितियों में यह एकात्मक रूप धारण कर लेता है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझना। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होने की अवधारणा मुख्य रूप से किस देश से प्रेरित है? ये नहीं, प्रश्न तो बहुत बड़ा है लेकिन इसके ऑप्शंस मैंने छोटे रख लिए और बड़े प्रश्न आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होने की जो अपने पास अवधारणा वो किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। और बाकी जो देश है ना, इनसे भी अपने आगे प्रश्न आने वाले, तो घबराना नहीं है। कनाडा से ये दोनों व्यवस्थाएं अपनाई गई है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इस आंसर के बारे में कर देता हूँ। संघात्मक ढांचा तो है अपने पास, लेकिन संकट काल के समय या विशेष परिस्थितियों में तो अनुच्छेद 352 के तहत जब अपने राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो सारी शक्तियां अपने केंद्र में चली जाती है कि नहीं चली जाती है? वो ताकत जो होती है ना, वो जो शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित हो जाती है और वो एकात्मक विशेषता होती है। तो यहाँ पे अपने पास ये दोनों है ना, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होने की अवधारणा है वो कनाडा से ली गई है। तो ध्यान में रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका से जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग है, इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन है, समवर्ती सूची अपन पढ़ के आ गए हैं, व्यवसाय से संबंधित भी अपने अनुच्छेद जो है ना अवधारणा वो ऑस्ट्रेलिया से है। ब्रिटेन से आप लोग जानते हो भाई अपने पास है ना, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली है, इसके अलावा विधि का शासन है, इसके अलावा एकल नागरिकता है, द्विसदनीय व्यवस्था है, ये सारी अपने इससे ली गई है। तो ये सारी बातें अपन ये अपने यहाँ पे ऐसे चर्चा करेंगे तो 15-20 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा, ये बाद में बात कर लेंगे अपने। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है। बिल्कुल सही कहा है। और आइवर जेनिंग्स ने अपने पास एक और बात कही है भाई, इन्होंने अपने संविधान को वकीलों का, है ना, वकीलों का स्वर्ग भी कहा था, आप लोगों को याद हो तो, है ना, ये भी कहा है इन्होंने। तो ये भी बढ़िया प्रश्न है। अच्छा, कारण क्या है? भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के अनेक सफल लोकतंत्रों के प्रावधानों को इसमें शामिल किया है। तो कथन तो सही है ही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है भाई। क्या कर रहा है ये?
क्योंकि अपना जो संविधान है ना, उसमें कई देशों की जो सफल बातें थी उनको शामिल किया गया है, उनको अपने भारत के अनुसार ढालकर। जब भारत अपने आइवर जेनिंग्स ने ये कहा था कि ये तो भारतीय संविधान तो उधार का थैला है, तो अंबेडकर जी ने इस बात का रिप्लाई करते हुए कहा था ये कोई उधार का थैला नहीं है, और जो अपने पास व्यवस्थाएं किसी संविधान में अपनाई गई है उन पे अपने पास किसी का एकाधिकार नहीं होता है। भारत ने उन देशों की जो अपने पास संविधान में शामिल की गई विशेषताएं हैं उनको अपने भारत के अनुसार ढाल कर लिया है भाई। तो ये बात इस बात का जवाब दिया था अंबेडकर जी ने। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अनुच्छेद प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में अभी बता दिया है किस देश से ली गई है, तो अपने पास ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न आ गया भाई। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं, सूची विषय अनुच्छेद और सूची 2 संबंधित देश से सुमेलित करना है, अभी कर देते हैं। संयुक्त बैठक अनुच्छेद अपने 108 है, वो कहाँ से लिया गया है, तो इसमें अपने पास संयुक्त बैठक का प्रावधान है अपने संविधान के 108 अनुच्छेद 108 में दिया गया है, याद होगा। लेकिन ये लिया कहाँ से गया है, तो ये आपके पास अपने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भाई। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रावधान है ना वैसा ही है अपना, तो ये ऐसा है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वो अनुच्छेद 54 में है, लेकिन लिया कहाँ से गया है निर्वाचक मंडल, तो ये आपके पास आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। अच्छा, राज्यपाल द्वारा विधेयक आरक्षित रखना अनुच्छेद 200 है भाई, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके पास कनाडा से लिया गया है। और गणतंत्र व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था आप जानते हो भाई, ये अपने पास फ्रांस से लिया गया है। तो प्रश्न बहुत ही शानदार हो जाता है भाई। सर ऐसे नहीं कहेंगे सरल है, लेकिन कन्फ्यूजन करने वाला है, थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई। अच्छा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों का मूल दर्शन देश की क्रांति और संवैधानिक व्यवस्था से लिया गया है। किससे लिया गया है, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी ना, वहां से अपने पास, क्योंकि उस क्रांति में क्या दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो नारा है ना वो उसी क्रांति में दिया गया था। तो ध्यान में रखना, फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत, ध्यान से समझना, अवशिष्ट शक्तियों का कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 248 क्या कहता है, भारतीय जो अवशिष्ट सूची, कौन सी अवशिष्ट शक्ति, ना तो अपने पास संघ सूची में शामिल है, यानी संघ सूची में भी नहीं रखा है इनको, ना राज्य सूची में रखा है इनको, ना समवर्ती सूची में रखा है, तो फिर ये विषय जाएंगे कहाँ, तो फिर इनके लिए अवशिष्ट शक्तियां नाम दे दिया भाई। और उस पर अपने पास क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत ये केंद्र के पास होते हैं, इन पे कानून है ना वो केंद्र बना सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है, अवशिष्ट सूची का प्रावधान सशक्त केंद्र का सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये गलत है भैया आप लोगों के पास। तो ये कहाँ से लिया गया है, अपने ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है भाई। क्या लिया गया है, समवर्ती सूची का लिया गया है। और अपने ये जो सिद्धांत है ना अपने पास सशक्त केंद्र वाला, ये आपके पास कनाडा से लिया गया है। कहाँ से, कनाडा से लिया गया है। तो इसमें अपने पास कथन ए तो सही है परंतु आर गलत है, तो ये ऑप्शन हो जाता है कि नहीं। बढ़िया शानदार प्रश्न। चलिए फिर नेक्स्ट आता है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है और ये कहाँ से लिया गया है। प्रश्न आ चुका है आप लोगों के पास, अनुच्छेद 127 और फ्रांस से लिया गया है, अभी बता दिया है, तो इसमें दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अनुच्छेदों को उनके प्रावधानों के साथ सुमेलित करना है, तो अभी कर देते हैं। अनुच्छेद 155 जो है वो क्या है, ये अवशिष्ट, ये इसकी बात करें तो ये कहाँ है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 248 की बात करें तो इसमें आपके पास क्या है, अवशिष्ट सूचियां या शक्तियां हैं। और 127 की बात करें तो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। और अनुच्छेद 246 में संघ एवं व समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है आपके पास अनुच्छेद 246 में। तो प्रश्न बहुत ही बढ़िया हो गया है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत, बिल्कुल पढ़ के आए हैं। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखने अनुच्छेद 200 का है, किस प्रावधान किस देश से प्रेरित है भाई, है ना। इसकी बात करें तो अभी पढ़ के आए हैं भाई, ये आपके पास कनाडा से प्रेरित है, तो ये आंसर आपके पास हो जाएगा। अच्छा, आप बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रावधानों एवं उनसे संबंधित देशों का मिलान कीजिए, अभी कर देते हैं। अच्छा, उद्देशिका यानी जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। इसका अपने पास जो प्रावधान है वो किस से लिया गया है, तो जो उद्देशिका है ना, इसकी भाषा का जो प्रावधान है वो आपके पास कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भाई, ऑस्ट्रेलिया से हो गया। ऑस्ट्रेलिया अपने पास 2 ऑप्शन है, अभी देख लेते हैं। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी आपके पास कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है।
तो दोनों पॉइंट आपके पास ऑस्ट्रेलिया से होते हैं। उद्देशिका की परिभाषा जो भाषा है ना, वो तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा जिसे कहते हैं, वो तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना का विचार, जो प्रस्तावना है, वो जो प्रस्तावना का विचार है ना, अवधारणा प्रस्तावना की, वो अपने पास अमेरिका से लिया गया है भाई। किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। यानी जो प्रस्तावना का विचार है ना, कि प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तो लिया गया है अमेरिका से, और उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए वो आपके पास ऑस्ट्रेलिया से। तो दोनों पॉइंट याद रखना। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किससे है? कौन से देश से है भाई? तो वो आयरलैंड से है। अच्छा, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली की बात करते हैं तो ये आपके पास दक्षिणी अफ्रीका हो जाता है। तो ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रश्न भी। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों संदर्भ में दो अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, सदस्यों का मनोनयन और सदस्यों का निर्वाचन। इन दोनों प्रक्रियाओं के स्रोतों के संबंध में कौन सा कथन सही है? अच्छा, मनोनयन और निर्वाचन दोनों आयरलैंड से लिए गए, नहीं, गलत है। मनोनयन दक्षिण अफ्रीका से और निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। मनोनयन आयरलैंड से और निर्वाचन दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। मनोनयन और निर्वाचन दोनों ही दक्षिणी अफ्रीका से लिए गए हैं, नहीं, ये भी नहीं। आपके पास जो मनोनयन है ना, कि मनोनयन करते हैं, वो तो आयरलैंड से, और निर्वाचन जो है ना, निर्वाचन कैसे किया जाएगा इन लोगों का, वो आपके पास दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। तो याद रखना, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी तथ्य आधारित प्रश्न है भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट दिया कथन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल सही है भाई। फिर भी ये राज्य के संचालन में मूलभूत है। करने का मतलब है जो अपने राइट्स है ना, जो मूल अधिकार है, उनमें अपने पास न्यायालय के बाध्यकारी होते हैं भाई, है ना। और जो नीति निर्देशक तत्व है वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन राज्य के संचालन में मूलभूत है, एक अपने पास जो इकाई कह सकते हैं। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है, और ये प्रावधान आयरलैंड से लिया गया। ये भी सही है भाई, दोनों ही कथन सही है। लेकिन कारण जो है ना, कथन तो सही है, कारण उसकी व्याख्या सही, यानी दोनों सही है और व्याख्या सही नहीं है। व्याख्या कैसे करेगा भाई? इसकी अलग विशेषता, ये अलग बात बता रहा है, वो अलग बात बता रहा है, तो ये अपने पास इसका कारण नहीं है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य नामांकित या मनोनीत सदस्यों को चुनने का आधार क्या है? यानी राष्ट्रपति अपने राज्यसभा में 12 सदस्यों को भेजता है। किस आधार पे भेजता है? साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल नहीं है भाई, समाज सेवा, राजनीति और संस्कृति, खेल नहीं है भाई। आपके पास साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा सही हो जाता है। अब आप कहोगे सर सचिन तेंदुलकर को, तो उसको सामाजिक कार्य के लिए ही अपने पास का क्या है, राज्यसभा में भेजा गया था, तो ये ध्यान में रखना, खेल इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 के अनुच्छेद 338 में उल्लेखित किया गया है। बिल्कुल किया गया है भाई, पढ़ते पढ़ते आगे। यह व्यवस्था दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है, ये भी सही है। संविधान संशोधन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मोस्टली स्टूडेंट यही गलत करते हैं, नहीं, ये आपके पास राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है भैया, दोनों में कहीं किसी में भी पेश किया जा सकता है। तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, और अपने 3 ऑप्शन है, जो ऑप्शन 3 है वो गलत हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से किसी कानूनी प्रश्न पर परामर्श लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 की संवैधानिक प्रकृति क्या है? अच्छा, ये फ्रांस के संविधान से ली गई एक अनिवार्य शक्ति है, अनिवार्य शक्ति नहीं है भाई। यह कनाडा के संविधान से ली गई एक परामर्शकारी शक्ति है, बिल्कुल यही है। इसके अलावा यह अमेरिका से ली गई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती शक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। यह कनाडा के संविधान से ली गई एक परामर्शकारी शक्ति है। ये परामर्शकारी क्या होती है? जिसमें अपने पास जो न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो राष्ट्रपति है, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से अपने परामर्श ले सकता है और नहीं भी ले सकता है। और इसमें अपने राष्ट्रपति बाध्य है कि नहीं है? नहीं, राष्ट्रपति सॉरी मैं सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा हूँ, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश बाध्य है परामर्श देने के लिए? नहीं, उसके स्वविवेक पे डिपेंड करता है, वो बाध्यकारी नहीं है कि वो परामर्श दे ही, नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। और अगर वो परामर्श दे देता है, ध्यान से समझ लेना, अगर वो परामर्श दे देता है तो राष्ट्रपति वो परामर्श लेने के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। यानी मेरे नहीं के चक्कर में आप नहीं मत कर देना। चलिए,
कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बिल्कुल बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया, बिल्कुल किया गया है। दोनों ही कथन सही, दोनों ही कथन और कारण दोनों सही तो है, व्याख्या सही नहीं है भाई इसमें। अगर इसमें व्याख्या सही नहीं है तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, है ना। ये मत देख लेना भाई ऑस्ट्रेलिया से लिया गया तो कारण ये बन रहा है ना, कारण ये नहीं बन रहा भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से, ये बता दिया भाई, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती में, और उसमें व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ध्यान में रखना ऑस्ट्रेलिया से। ये भी पूछ सकते हैं वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है वो किस देश से, अपने किस देश की अवधारणा से है प्रेरित, तो ऑस्ट्रेलिया से है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं भारतीय संविधान को उधार का थैला कहे जाने के पीछे मूल तर्क क्या है। इसके निर्माण में विश्व के अनेक देशों की सफल संवैधानिक प्रावधानों और पद्धतियों का एकीकरण किया गया है, ये इसका आंसर होने वाला है। तो बस आज की सुपर 20 क्वेश्चन सीरीज में अपने 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो ये मत समझना कि संविधान की विशेषताएं कंप्लीट हो गया क्या, नहीं, ये तो अपना एपिसोड 1 रहा है। एपिसोड 2 और 3 में भी हम अपने संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न है वो मुझे लगता है आप लोगों की याद हो गए होंगे, अब इनको आप नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि 15 से 20 मिनट की क्लास में आपने फास्ट फॉरवर्डिंग करके भी देखा है, तो 10 मिनट में ये क्लास कंप्लीट हो गई होगी। तो बस आज की इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी अपनी सुपर 20 का नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।